नमस्कार सभी लोगों को, उत्कर्ष क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे विश्व के भूगोल में, और विश्व के भूगोल में हमने कुछ जाना था किसके बारे में, ब्रह्मांड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कुछ चीज़ें हम जान चुके हैं, सौर मंडल के बारे में भी। तो देखिए, बेसिक चीज़ें आती हैं। मैं आप लोगों के कमेंट देख पा रहा था, तो कुछ लोग कह रहे थे सर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करा रहे हैं। तो देखिए, वो जितना भी पार्ट अभी तक कराया वो आपके डिटेल में आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके बाद जो हम भाग पढ़ेंगे वो आपका बहुत ज़्यादा डिटेल में रहेगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके पूछे भी जाते हैं। तो चाहे वो आईएएस का एग्ज़ाम आप दे रहे हो, चाहे आरएएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, यहाँ से हर साल आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, और यही भूगोल का असली भाग है। ध्यान रखना, कॉस्मोलॉजी वाला जो पार्ट है, ब्रह्मांड से जो चीज़ें आती हैं, वहाँ से इतने ज़्यादा प्रश्न आपके नहीं पूछे जाते। मेन आपका टॉपिक शुरू होता है कहाँ से? पृथ्वी की उत्पत्ति से शुरू होता है। तो देखिए, पृथ्वी के बारे में कुछ आंकड़े मैंने आपको बताए थे, और साथ में ही वायुमंडल वाला टॉपिक भी करवाया था, जो आपका ध्यान रखना किसका भाग है, आपका क्लाइमेटोलॉजी वाला भाग है। तो उसको हम डिटेल में उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर और समझने वाली हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक और आपकी जो भूगोल का, ये मान लीजिए कि सबसे बड़ा या सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको हम बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा ये मान लीजिए भूगोलवेत्ताओं ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है किसमें? जियोमॉर्फोलॉजी में। जितने भी प्रसिद्ध पहले भी आपके जितने भी भूवैज्ञानिक हुए हैं, वो सारे के सारे क्या थे? जियोमॉर्फोलॉजिस्ट ही थे। तो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट या जियोमॉर्फोलॉजी या भू आकृति विज्ञान जिसको कहते हैं, मतलब पृथ्वी पर जो आकृतियों का निर्माण होता है उसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? भू आकृति विज्ञान कहते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे स्थल मंडल में व्याप्त विभिन्न स्थलारूपों का अध्ययन किया जाता है, और ये जो स्थलारूप हैं कैसे बने, किस प्रकार से ये निर्माण की प्रक्रिया और कितने भागों में इसको विभाजित किया जाता है। तो ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है जियोमॉर्फोलॉजी या भू आकृति विज्ञान। तो इन सारी चीज़ों को हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि आप तो ये सोच लो कि आप भूवैज्ञानिक बन जाएंगे। ठीक है, भूगोल का जो असली पार्ट है वो यही पार्ट है। तो ध्यान रखना, भू आकृति विज्ञान प्री में तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन मेंस में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो प्री और मेंस में दोनों के लिए ही ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो प्री को हम फोकस करते हुए चलेंगे, और मेंस के लिए फिर आपका क्या होगा? आधार भी एक तैयार हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा, तो उसको आसानी से आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो पहले जियोमॉर्फोलॉजी क्या है इसकी परिभाषा ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, लिख लेते हैं, भूगोल के इस खंड में, भूगोल के इस खंड में, भूगोल के इस खंड में भूपटल पर, ठीक है, भूपटल मतलब पृथ्वी की ऊपरी सतह, भूपृष्ठ। तो भूपटल पर या स्थल मंडल में, भूपटल पर या स्थल मंडल, स्थल मंडल में व्याप्त विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब इसके अनुसार अगर देखें तो इसके अनुसार जो स्थलाकृतियां हैं इनको क्या किया गया है? 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखें, निर्माण के आधार पर
इन स्थलाकृतियों को तीन वर्गों में, यहीं से प्रश्न भी बन जाता है, तीन वर्गों, अगले पेज पर लेते हैं, तीन वर्गों में, यही लिख देता हूं, तीन वर्गों में बांटा गया है। तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है। ठीक है, तो ये तो सामान्य सी परिभाषा है। अब ये क्या है पूरा जियोमॉर्फोलॉजी, क्या क्या टॉपिक आपको इसके अंदर पढ़ने हैं, उसकी आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे, फिर हम बात करेंगे आगे। ठीक है, तो देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से भाग हैं। तो इसको हम बोलते हैं, पहला बोलते हैं प्रथम श्रेणी के उच्चावच, प्रथम श्रेणी के उच्चावच, फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ या प्रथम श्रेणी उच्चावच इनको कहा जाता है। और प्रथम श्रेणी उच्चावच का मतलब क्या होगा कि जो भूपृष्ठ पर सबसे पहले बने। भाई पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया को हम पढ़ेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ेंगे, तो उसमें आप जानेंगे कि जब पृथ्वी का पूरा ऊपरी भाग धीरे धीरे करके ठंडा हो रहा था, तो उस ठंडे होने की प्रक्रिया में कुछ उभरे हुए भाग बन गए और कुछ धसे हुए भाग बन गए। तो इससे जो आकृतियां बनी, तो उससे जो आकृतियां बनी वो कौन कौन सी आकृतियां बनेंगी। तो प्रथम श्रेणी उच्चावच हम किसको कहेंगे, ये हम किसको कहेंगे, महाद्वीप एवं महासागर। तो महाद्वीप और महासागर आपके किस में आ जाएंगे, प्रथम श्रेणी उच्चावच के बारे में आपके आएंगे। तो महाद्वीप और महासागर मतलब भूपृष्ठ पर सबसे पहले बनने वाली स्थलाकृतियां। अब हम बात करें द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, दूसरी कैटेगरी इसमें आएगी कौन सी, द्वितीय श्रेणी उच्चावच। तो द्वितीय श्रेणी उच्चावच की बात करें तो द्वितीय श्रेणी उच्चावच का निर्माण कैसे हुआ। तो आपको पता है कि पृथ्वी पर कुछ निर्माणकारी बल काम करते हैं और कुछ विनाशकारी बल भी काम करते हैं। तो पृथ्वी के जो सतह है, स्थल मंडल है, उसके नीचे कुछ निर्माणकारी बल जिनको हम अंतर्जात बल बोलते हैं, और कुछ विनाशकारी बल या बाह्य बल जो है वो भी आपके कहलाते हैं। तो ध्यान रखना, ये हम भूपृष्ठ के निर्माण की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, जियोमॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो आप सोचेंगे कि अगर हम बात करें जैसे भूकंप और ज्वालामुखी जो होते हैं, या भूकंप ज्वालामुखी प्लेटों का आपस में टकराना, प्लेटों में भ्रंश की प्रक्रिया, ये सारी की सारी प्रक्रिया ध्यान रखना कैसी होती हैं, निर्माणकारी प्रक्रिया होती हैं। और आपके दिमाग में आ रहा होगा सर भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो इससे तो विनाश होता है। आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखिए, हम बात कर रहे हैं भूपृष्ठ की आकृतियों की। तो भूपृष्ठ पर तो आकृतियों का निर्माण करते हैं, ये कहीं पर पर्वत बना देंगे, कहीं पठार बना देंगे, कहीं घाटी भ्रंश बना देंगे। तो इस तरह से ध्यान रखना, जितने भी अंतर्जात बल होते हैं वो क्या करते हैं, अंतर्जात बल क्या करते हैं, निर्माणकारी बल होते हैं। जबकि बहिर्जात बल जिसको कहा जाता है, बहिर्जात बल में कौन आ जाता है, अपक्षय और अपर्दन की क्रिया। तो पहले हम जानते हैं किसको, द्वितीय श्रेणी उच्चावच। और द्वितीय श्रेणी उच्चावच का निर्माण किसके आधार पर होता है, तो इसका निर्माण ध्यान रखना अंतर्जात बलों के कारण होता है। अंतर्जात बलों द्वारा इसका निर्माण हो जाता है। और अंतर्जात बलों में कौन कौन आ जाएगा, अंतर्जात बलों में आप देखेंगे कौन आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, ज्वालामुखी आ जाएगा, ठीक है, प्लेटों की गति, ये सारे के सारे क्या हैं, अंतर्जात बल हैं।
और ये भूपृष्ठ पर विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण करेंगे। वो आकृतियाँ क्या बनेंगी? उन आकृतियों से क्या क्या, जैसे पर्वत बन जाएंगे, पठार बन जाएंगे, मैदान बन जाएंगे, घाटी बन जाएगी। ये क्या कहलाते हैं? द्वितीय श्रेणी उच्चावच, जिनका निर्माण किसके कारण हो रहा है? अंतर्जात शक्तियों के प्रभाव से। तो अंतर्जात बलों द्वारा क्या होता है? इससे क्या क्या बनता है? पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, इन सब का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको सिंपल सी बात समझिए, इसको आप इस तरह से देखिए। यहाँ पर ऐसी स्थिति बनती है, मान लीजिए भूपृष्ठ पर यहाँ पर मान लीजिए वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ज्वालामुखी उद्गार हुआ, क्रेटर है और इससे लावा मैग्मा जमा हो गया इस तरह की। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैग्मा ऊपर निकलता रहा और इससे विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण हो गया। ठीक है, अब आगे जाके देखें, मान लीजिए ये स्थिति इस तरह से समझें आप लोग। यहाँ पर तो ज्वालामुखी उद्गार हो गया भूपृष्ठ पर, यहाँ पर मान लीजिए कोई घाटी बनी हुई है, ऐसी स्थिति बनी हुई है, और यहाँ पर इस तरह से कोई पठारी क्षेत्र बना हुआ है। ठीक है, पठारीय क्षेत्र। तो ये मान लीजिए कोई स्थलाकृति इस तरह से दिखाई दे रही है आपको भूपृष्ठ पर। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए ये अंतर्जात बल काम किए, अंतर्जात बल यहां पर काम कर रहे हैं, और इस अंतर्जात बलों के कारण यहां पर क्या बन गया? ज्वालामुखी पर्वत बन गया। यहां पर क्या बन गया है? ये ज्वालामुखी पर्वत बन गया, ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, तो ये किसके कारण बन रहा है? अंतर्जात शक्तियों के कारण बन रहा है, अंतर्जात बलों द्वारा या अंतर्जात शक्तियों के द्वारा इसका निर्माण हो रहा है। और ये मान लीजिए कोई पठार है, पठार आप समझते हैं क्या होता है? समतल मैदानी भाग, उठा हुआ मैदानी भाग क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। ठीक है, ये तो अंतर्जात क्रिया है, अंतर्जात क्रियाओं के कारण चाहे पठार बन गया है, चाहे इधर की तरफ पर्वत का निर्माण हो गया है। लेकिन बहिर्जात बलों की बात होती है, बाह्य शक्तियों की बात होती है, तो बाह्य शक्तियों की हम बात करें, बाह्य शक्तियों की हम बात करें तो इसमें कौन आ जाता है? इसमें अपक्षय आ जाएगा, इसमें अपर्दन आ जाएगा, अपर्दन, और इसी में क्या आ जाएगा? निक्षेपण आ जाएगा, डिपोजिशन। ठीक है, वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन, इस सारी की सारी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अनाच्छादन बोलते हैं, अनाच्छादन। ठीक है, तो अनाच्छादन के अंदर ये सारी की सारी प्रक्रियाएं आती हैं। तो ध्यान रखना, अनाच्छादन या डेनुडेशन किससे मिलकर बना होता है? अपक्षय से मिलकर बना होता है, अपर्दन से मिलकर बना होता है, और डिपोजिशन से। क्या होता है अपक्षय या वेदरिंग? तो देखिए अपक्षय का मतलब होता है कि चट्टानों का अपने ही स्थान पर कमजोर होना, टूटना या विखंडित होने की घटना क्या कहलाती है? अपक्षय कहलाती है। मतलब अपने ही स्थान पर चट्टानें बाहरी कारकों के द्वारा, चाहे वो तापमान के द्वारा, चाहे वो दाब के द्वारा, चाहे वो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, अगर अपने ही स्थान पर चट्टानें क्या हो रही हैं? कमजोर हो रही हैं, टूट रही हैं या विखंडित हो रही हैं, तो वो घटना अपक्षय कहलाती है। लेकिन ये जो अपक्षयित पदार्थ हैं, ये जो विखंडित अवसाद हैं, अगर वो स्थानांतरित हो जाते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये घटना क्या कहलाती है? अपर्दन की घटना कहलाती है। तो ये जो अपर्दन हो रहा है, वो एक जगह से अपर्दन होगा और दूसरी जगह पर क्या होगा? उसका जमाव हो जाएगा, निक्षेपण हो जाएगा या डिपोजिशन हो जाएगा। तो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अनाच्छादन की क्रिया बोलते हैं, डेनुडेशन की।
अब देखिए किस तरह से स्थलाकृतियां बन रही हैं यहां पर दूसरी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी की। तो यहां पर आप देख रहे हैं अंतर्जात बल काम कर रहे हैं, अंतर्जात बल काम कर रहे हैं। मान लीजिए ये तो ज्वालामुखी उद्गार हुआ, तो इससे ज्वालामुखी शंकु या पर्वत बन गया, ठीक है, ज्वालामुखी शंकु या पर्वत। यहां पर मान लीजिए भूकंप हुआ, भूकंप से यहां दरार बन गई, घाटी बन गई काफी बड़ी। और आपको पता है कि जो अपर्दन की क्रिया होती है वो किन किन कारणों से हो जाती है। जैसे मान लीजिए यहां पर जब ज्वालामुखी उद्गार होते हैं तो भारी मात्रा में जलवाष्प निकलता है। अब जलवाष्प निकलेगा, संघनित होगा, तो इससे क्या होगी, बारिश भी होगी। तो जब बरसात होगी, बारिश होगी या रेनफॉल होगा, तो सिंपल सी बात है लगातार ये प्रक्रिया यहाँ पर जब होती रहेगी तो इस प्रक्रिया के द्वारा यहाँ से अवसाद निकलेंगे और ये अवसाद धीरे धीरे करके क्या होगा, इस भाग में जमा होते चले जाएंगे। यहाँ से भी बरसात होगी तो यहाँ से भी अवसाद आएंगे और ये अवसाद धीरे धीरे करके क्या होगा, इसमें जमते चले जाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा भाग आगे जाके क्या होगा, मैदानी भाग में परिवर्तित हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अंतर्जात बल कैसे बल होंगे, निर्माणकारी बल होंगे। लेकिन बहिर्जात बल क्या होते हैं, संतुलन की अवस्था लाने की कोशिश करते हैं। बहिर्जात बल वो जो ऊंचे ऊंचे पर्वत बने हैं उनको अपर्दित करते हैं धीरे धीरे करके और उसको क्या करते हैं, समतल करने का काम करते हैं। तो उम्मीद है क्लियर हुआ होगा क्या स्थिति बनती है। तो ध्यान रखना, अंतर्जात बल जितने भी होते हैं इसको ध्यान रखना, नोट कर लेना। दो तरह के बल काम कर रहे हैं पृथ्वी पर, दो तरह के बल काम करते हैं। एक अंतर्जात बल और दूसरे क्या कहलाते हैं, बहिर्जात बल, ठीक है, बहिर्जात बल। तो जो अंतर्जात बल हैं वो तो आप जानी गए क्या क्या है, और बहिर्जात बल कहाँ पर क्या है। अंतर्जात बल ध्यान रखना कैसे बल कहलाते हैं, निर्माणकारी बल कहलाते हैं, निर्माणकारी बल। जबकि बहिर्जात बल कैसे बल कहलाते हैं, विनाशकारी बल कहलाते हैं। विनाशकारी बल जो आकृतियां बनी हुई हैं उनको विनाश करने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। तो इस तरह से आप जान जाएंगे कि जो तृतीय श्रेणी के उच्चावच हैं उससे भी क्या बनता है, निक्षेपित मैदान का निर्माण होता है। निक्षेपण के द्वारा मैदान या विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियां बनती हैं वो किस में आ जाएंगी, अपर्दन, और उसके द्वारा जो स्थलाकृतियां बनती हैं वो तृतीय श्रेणी के उच्चावच के अंदर आती हैं। चाहे वो नदी के द्वारा बने, चाहे पवन के द्वारा, हिमानी के द्वारा, सागरीय तरंगों के द्वारा या किसी भी अन्य और कारणों के द्वारा या भूमिगत जल के कारण ही बने, तो वो किस में आ जाएगी, तृतीय श्रेणी के उच्चावच के अंदर आती है। तो क्लियर हो रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो तीन तरह के उच्चावच की हमने यहां पर बात की, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जियोमॉर्फोलॉजी, इसी पर टिकी हुई है, इसी को हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं उसको लेकर हम चलते हैं। तो यहाँ पर आप पहले जान लेते हैं कि इसके अंदर आपको कौन कौन से पार्ट कवर करने हैं, कौन कौन सी चीज़ों को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो वही यहाँ पर मैं लिखा देता हूँ आपको एक तरह से। तो ध्यान रखना, जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे ये। जियोमॉर्फोलॉजी या भू आकृति विज्ञान, तो भूआकृति विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक आपके होंगे उनकी देखिए मैं यहाँ पर बात करूँ तो मेन टॉपिक देखिए क्या है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे क्या, पृथ्वी की उत्पत्ति। क्या पढ़ेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, भूगर्भिक समय सारणी।
भूगर्भिक समय सारणी। भूगर्भिक समय सारणी या जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी आपका आता है और प्री में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसको ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, या ये कहें ज़्यादातर टीचर भी जो है वो मेन फैक्ट लिखाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। तो ध्यान रखना, जियोलॉजिकल टाइम स्केल से किस तरह से आप प्री में और किस तरह से मुख्य परीक्षा में क्वेश्चंस को बहुत आसान बना सकते हैं, अच्छा आंसर लिख सकते हैं। क्योंकि इस पार्ट में ना तो कोई किताब है इसको ठीक ढंग से एक्सप्लेन कर पाती है, और ना ही मैंने देखा है कोई टीचर इसको ठीक ढंग से एक्सप्लेन करता है। तो भूगर्भिक समय सारणी को मैं बहुत विस्तार से आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में, कि आपको एक ही बार में पूरे के पूरे पार्ट इसके याद हो जाएंगे। सीधा ही एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, हम बात करेंगे किसकी, जियोलॉजिकल टाइम स्केल की। तो भूगर्भिक समय सारणी ध्यान रखना, प्री के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, मेंस के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेंस में सीधा सीधा लिखा हुआ है और इससे सीधा प्रश्न भी पूछा जाता है। तो दोनों में, पहले ये केवल सिविल सर्विसेज में ही हुआ करती थी, आईएएस के जीएस के पेपर में ये केवल जुड़ी हुई थी, लेकिन इसको अब राजस्थान के सिलेबस में भी, आरएएस के सिलेबस में भी जोड़ दिया गया है। तो इसको आप ध्यान रखें, इसको हम ठीक ढंग से पढ़ेंगे डिटेल में। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, इससे प्रश्न आपका जरूर पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे तीसरा पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, अब धीरे धीरे करके मानव ने क्या किया कि पृथ्वी के अंदर भी घुसना शुरू किया। पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में जानेंगे, किन किन आधार पर इस संरचना को दिया गया है और क्या संरचना है उसके बारे में भी हम जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे महाद्वीप एवं महासागरों, महाद्वीप एवं महासागरों के निर्माण संबंधी सिद्धांत। निर्माण संबंधी सिद्धांत। ठीक है, तो महाद्वीपों का और महासागरों का निर्माण कैसे हुआ है और इसमें कौन कौन से सिद्धांतों को शामिल किया जाता है, उन सिद्धांतों से सीधा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस प्रकार से कौन सा सिद्धांत महाद्वीपों के निर्माण के लिए है या कौन सा महासागरों के लिए है, किस प्रकार से ये बनते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर हम 5 सिद्धांतों की बात करेंगे। 5 मेन सिद्धांत हैं, इनमें से कुछ के नाम आपने सुने भी होंगे, जैसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जिसको हम बोलते हैं, संवहनीय धारा सिद्धांत एक कहलाता है। संवहनीय धारा सिद्धांत की हम बात करेंगे। भूचुंबकत्व या पराचुंबकत्व की भी बात करेंगे, इसके आधार पर भी कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। सागर नितल प्रसरण सिद्धांत या सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, लगातार महासागरों के तलों में क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, और महासागरों के तलों में विस्तार के पीछे क्या कारण है उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद हैरी हैस ने दिया है आपका प्लेट विवर्तन सिद्धांत। तो यहाँ पर हम 5 सिद्धांतों को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर इसके नीचे मैं लिख देता हूँ कौन कौन से सिद्धांत हम आगे पढ़ेंगे। तो 5 सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की बात करेंगे। उसके बाद जो सिद्धांत है जिसको मैंने बताया था, इसको हम बोलते हैं संवहनीय धारा सिद्धांत। संवहनीय
धारा सिद्धांत, संवहनीय धारा सिद्धांत, चुंबकत्व एवं पुराचुंबकत्व सिद्धांत, पुराचुंबकत्व सिद्धांत, ठीक है। महासागरीय प्रसरण सिद्धांत है। नेक्स्ट है महासागरीय नितल प्रसरण सिद्धांत, प्रसरण सिद्धांत। और उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, प्लेट विवर्तन सिद्धांत, प्लेट विवर्तन सिद्धांत, ठीक है। तो किस प्रकार से महाद्वीपों का निर्माण हुआ, किस प्रकार से महासागरों का निर्माण हुआ, पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ, भ्रंश का निर्माण हुआ तो ये सारी चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे इन सिद्धांतों के द्वारा। तो महाद्वीप और महासागरों के निर्माण संबंधी सिद्धांतों में 5 सिद्धांत आपको जरूर पढ़ने हैं। इनके सिद्धांतों के प्रतिपादकों के नाम भी सीधे पूछ लिए जाते हैं सुमेलित करने के लिए, ठीक है। तो इतना क्लियर है। अब इसके बाद हम और पार्ट इसमें आगे पढ़ेंगे, सिद्धांत, ठीक है। और इसमें क्या क्या अभी पार्ट है, अभी तो आपका जियोमॉर्फोलॉजी यहाँ समाप्त नहीं हुआ है, ध्यान रखना। अब जब हम आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे तो आंतरिक संरचना में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए आगे आंतरिक संरचना के बाद जो अगला पार्ट आपका आएगा उसमें हम पढ़ेंगे क्या, ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी पढ़ेंगे, ज्वालामुखी के प्रकार या ज्वालामुखी उद्गार कैसे होता है, भूकंप के बारे में हम जानेंगे, भूकंपीय तरंगों के बारे में जानेंगे। पृथ्वी पर विभिन्न स्थलाकृतियों में पर्वत है, पठार है और मैदान के बारे में भी जानेंगे कि कौन से मैदान निक्षेपणात्मक मैदान है, कौन से मैदान आपके अपर्दनात्मक मैदान है या कहाँ पर पाए जाते हैं। या पर्वतों की बात करें, कौन से बलित पर्वत हैं, कौन से आपके भ्रंश पर्वत हैं, कौन से ज्वालामुखी पर्वत हैं या कौन से अपशिष्ट पर्वत हैं, इसको भी जानेंगे। पठारों की अगर बात करें तो कुछ पठार तो लावा के द्वारा निर्मित होते हैं, कुछ पठार अंतर पर्वतीय पठार होते हैं, कुछ पठार गिरपदीय या पीडमांट पठार कहलाते हैं। तो वो पठारों के प्रकार और कौन कौन से पठार कहाँ पर पाए जाते हैं इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो इसी के अंदर हम किसको पढ़ेंगे, चट्टान तंत्र के बारे में भी जानेंगे। चट्टानों का निर्माण किस तरह से होता है और चट्टानों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, क्योंकि चट्टानें के द्वारा ही हम पृथ्वी की आयु का भी पता लगाते हैं, उसी आधार पर तो हमने लगाया है पता, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, अपक्षय और अपर्दन की भी बात की जाएगी, अपक्षय तथा अपर्दन। तो अपक्षय और अपर्दन की बात भी यहाँ पर करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे विभिन्न स्थलाकृतियों की, ठीक है। तो ध्यान रखना भूपृष्ठ पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां बनी हुई हैं, तो ध्यान रखना स्थलाकृतियां, स्थलाकृतियां। तो ये स्थलाकृतियां जो हैं वो किसके कारण बनी हुई हैं उसकी बात करेंगे। स्थलाकृतियां जल द्वारा निर्मित हैं, जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां या पवन द्वारा, लिखिए पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, भूमिगत जल
द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। और अगर हम बात करें भूमिगत जल के अलावा तो सागरीय तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। और अगर हम बात करें हिमानियों द्वारा, तो ये आपका इतना पार्ट आता है किसके अंदर, जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर। तो जियोमॉर्फोलॉजी में आपको क्लियर हो गया होगा क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी हैं। तो देखिए द्वारा मैं आपको इसको एक बार फिर से बता दूं, क्लियर हो जाएगा। यहाँ तो हमने जाना क्या इसकी परिभाषा है, सिंपल सी बात है, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि भूपृष्ठ पर पाई जाने वाली विभिन्न स्थलाकृतियों का जब अध्ययन करेंगे तो इसी को हम क्या बोल देंगे, भू आकृति विज्ञान बोल देंगे। अब भू आकृति विज्ञान को देखें तो इसमें 3 प्रकार के निर्माण दिखाई देते हैं, 3 प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। एक कहलाती है प्रथम श्रेणी उच्चावच या फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर्स, जिनका निर्माण भूपृष्ठ के निर्माण की प्रक्रिया के साथ हुआ है। तो भूपृष्ठ की निर्माण की प्रक्रिया के साथ हुआ है तो ये आपके इसमें आ जाते हैं महाद्वीप और महासागर आ जाएंगे। उसके बाद जो द्वितीय और तृतीय श्रेणी के उच्चावचों का निर्माण हुआ है, ये पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के निर्माणकारी बलों के कारण हुआ है। तो पृथ्वी पर कुछ आंतरिक बल काम करते हैं और पृथ्वी के ऊपरी सतह पर कुछ बाहरी बल काम करते हैं। तो आंतरिक बलों के कारण विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है और बाहरी बल उन स्थलाकृतियों को मिटाने का काम करते हैं, समाप्त करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने आपको बताया था कि आंतरिक बलों के कारण भूपृष्ठ पर स्थलाकृति बन रही है और बहिर्जात बलों के कारण ये स्थलाकृति क्या होती है, आपकी समाप्त होती है। या ये कहें कि बहिर्जात बल क्या करते हैं, भूपृष्ठ पर संतुलन लाने का काम करते हैं, संतुलन लाने का काम करते हैं। मान लीजिए एक जगह अंतर्जात बल के कारण ऊंचा पर्वत बन गया, अब वो ऊंचा पर्वत बन गया है तो एक जगह पर ज़्यादा भार हो गया, ठीक है, और दूसरी जगह पर भार कम हो गया। तो ये जो बाहरी बल हैं, अपक्षय और अपर्दन की जो क्रिया है, उसको धीरे धीरे काट कर क्या करेगी, समुद्र में जमा करेगी। तो इस तरह से एक चक्र बनता है, उसकी हम बात करेंगे आगे। तो ये स्थिति बनती है। तो अंतर्जात बल कैसे बल होते हैं, निर्माणकारी बल होते हैं, और बहिर्जात बल विनाशकारी बल होते हैं। तो ध्यान रखना, ये स्थिति आपको ध्यान रखनी है। अंतर्जात बलों को कभी भी आप विनाशकारी बल मत बताइए, क्योंकि हमको ये लगता है कि अंतर्जात बलों में भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं तो इससे तो विनाश होता है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, स्थलाकृतियों के निर्माण की बात कर रहे हैं। हमारे घरों का या इनका तो विनाश होता ही है, घरों को तोड़ देते हैं भूकंप और ज्वालामुखी, लेकिन हम घरों की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, भूपृष्ठ पर विभिन्न प्रकार की आकृतियों की बात कर रहे हैं। तो भूपृष्ठ पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाने का काम करते हैं, इसलिए ये अंतर्जात बल कैसे बल होंगे, निर्माणकारी बल होंगे, और बहिर्जात बल कैसे होंगे, विनाशकारी बल कहलाते हैं। ठीक है, फिर आगे मैंने आपको बताया था कि इसके अंतर्गत हमको कौन कौन से टॉपिक का अध्ययन करना है, कौन कौन से पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक्स मैंने इसलिए आपको लिखवा दिए हैं कि आप लोगों की कंप्लेन रहती है कि सर आप डीपली नहीं पढ़ाते, तो अब हम इतना डीपली पढ़ाएंगे कि आपको भूगोल के विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी हो जाएगी, जो मेंस में भी आपके काम आएगी प्री के अलावा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति। तो पहले मेन चीज़ जानेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, कौन कौन से सिद्धांत इसमें दिए गए हैं, उन्हीं सिद्धांतों से सीधा प्रश्न पूछा जाता है। मेंस में डिटेल में पूछते हैं, लेकिन केवल प्री में आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में चिरसम्मत सिद्धांतों को बताइए या आधुनिक सिद्धांतों को बताइए। तो ये हम जानेंगे इसके अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है भूगर्भिक समय सारणी के बारे में। फिर हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, फिर हम महाद्वीपों एवं महासागरों के निर्माण संबंधी सिद्धांतों की यहाँ पर बात करेंगे। तो इसमें 5 सिद्धांतों का अध्ययन हम करेंगे, जिसमें आपके आते हैं महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत,
ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सम्मानीय धारा सिद्धांत, चुंबकत्व एवं पुराचुंबकत्व सिद्धांत, महासागरीय नितल प्रसरण सिद्धांत और प्लेट विवर्तन सिद्धांत इसके अंदर आता है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसके बाद कौन कौन से पार्ट बचे, तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर ज्वालामुखी के बारे में, हम पढ़ेंगे यहाँ पर भूकंप के बारे में, हम पढ़ेंगे पृथ्वी पर कौन कौन से प्रमुख पर्वत हैं, तो पर्वतों के प्रकार और उनकी अवस्थिति, पठारों के प्रकार और उनकी अवस्थिति, मैदानों के प्रकार और उनकी अवस्थिति कहाँ कहाँ पर है, उसके बारे में भी यहाँ पर जानेंगे। और उसके बाद अपक्षय और अपर्दन किस किस प्रकार से होता है और इनके द्वारा जो निर्माण से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती हैं, चाहे वो वायु के द्वारा बने, पवन के द्वारा, चाहे वो जल के द्वारा, चाहे हिमालयों के द्वारा, भूगर्भिक जल के द्वारा या सागरीय तरंगों के द्वारा। तो ये था आपका जियोमॉर्फोलॉजी का एक इंट्रोडक्शन, एक हमने इसका शुरुआती नोट आपको दिया। अब हम शुरुआत कर देते हैं टॉपिकों की, टॉपिक को ले लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। तो यहां से हम ले लेते हैं ओरिजिन ऑफ द अर्थ। ओरिजिन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति। ठीक है। तो देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करें, ब्रह्मांड के संबंध में कुछ चीजें हम जान चुके हैं और वो मैंने इसलिए लाइटली बताई थी क्योंकि वहां से प्रश्न नहीं बनते हैं ज़्यादा। प्रश्न कहाँ से बनते हैं, यहीं से प्रश्नों की शुरुआत होती है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में हम यहाँ पर कुछ सिद्धांत जान लें तो ध्यान रखना, इन सिद्धांतों को हमने क्या किया है, दो कैटेगरी में विभाजित किया है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों की बात करें, सिद्धांत, तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों को दो भागों में बांट देते हैं कि किस प्रकार से। तो ध्यान रखें, एक तो आपने सिद्धांत देखे होंगे जिसको हम बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी या चिर सम्मत सिद्धांत कहलाते हैं, चिर सम्मत सिद्धांत कहलाते हैं। और दूसरे सिद्धांत की हम बात करें तो ये कैसे सिद्धांत कहलाते हैं, आधुनिक सिद्धांत कहलाते हैं, मॉडर्न थ्योरी, आधुनिक सिद्धांत। ठीक है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में दो तरह के सिद्धांतों की हम बात करेंगे। एक चिर सम्मत सिद्धांत है, मतलब सिद्धांतों को दो कैटेगरी में बांट लिया है, एक चिर सम्मत सिद्धांत कहलाते हैं, दूसरे आधुनिक सिद्धांत। तो चिर सम्मत सिद्धांत का देखिए सीधा सीधा मतलब क्या है कि ये जो सिद्धांत हैं वो ध्यान रखना, इनके बारे में धर्म ग्रंथों से हमको जानकारी मिलती है। तो इनकी जो व्याख्या है, चिर सम्मत सिद्धांतों की व्याख्या हमको धर्म ग्रंथों से मिलती है और धर्म ग्रंथों में जो व्याख्या है उसको तर्कों के आधार पर नहीं दिया गया है। तर्कों के अभाव के कारण और आस्था के आधार पर होने के कारण हम इसको ज़्यादा मान्यता नहीं देते हैं, क्योंकि चीज़ों को यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया गया है, उसके पीछे कोई तर्क नहीं बन पाता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ज़्यादा मान्यता नहीं देते हैं, चिर सम्मत सिद्धांत कहलाता है। तो देखिए चिर सम्मत सिद्धांत को आप यहाँ पर एक लाइन में लिख लीजिए। तो लिख लें, चिर सम्मत सिद्धांत की व्याख्या, चिर सम्मत सिद्धांतों की व्याख्या धार्मिक ग्रंथों जैसे पुराण, बाइबल, कुरान आदि। ठीक है।
तो इनकी जो व्याख्या वो कहाँ पर मिलती है? धार्मिक ग्रंथों के अंदर मिलती है और आस्था आधारित और तर्कों के अभाव में। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें आस्था आधारित तथा तर्कों के अभाव में, बहुत ज़्यादा तार्किक नहीं है, कोई भी चीज़ है तो उसके पीछे तर्क होना चाहिए, उसको ये साबित नहीं करते हैं। तर्कों के अभाव में मान्यता नहीं। तो ध्यान रखना, तर्कों के अभाव में इसको बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं दी जाती है। समझ रहे होंगे, क्लासिकल थ्योरी या चिरसम्मत सिद्धांत जो है वो हमको कहाँ से मिलते हैं? पुराणों से मिलते हैं, बाइबल से मिलते हैं या कुरान से मिलते हैं। इनमें कुछ बात की गई है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, लेकिन अलग अलग तरीके से बातें की गई हैं, उसको हम प्रूफ नहीं कर सकते, उसको तार्किक रूप से हम सिद्ध नहीं कर सकते। इस कारण से हमने क्या किया है, इसको पूरी तरह से मान्यता नहीं दी है या इसको नहीं माना जाता है। इसके आधार पर हम कोई भी तथ्य नहीं देते हैं। लेकिन हम बात करें आधुनिक सिद्धांत की। अब जो आधुनिक सिद्धांत में मतलब कुछ सिद्धांत या संकल्पनाएं दी गई हैं जो तार्किक रूप से सही मानी जाती हैं, जो रीजनेबल मानी जाती हैं, उसको दो वर्गों में बांट लिया गया है। इसके लिए क्या बन जाते हैं? दो वर्ग आपके बन जाते हैं। एक अद्वैतवादी सिद्धांत कहलाता है, दूसरा द्वैतवादी सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अद्वैतवादी सिद्धांत का मतलब है कि जो पृथ्वी है या हमारा जो ब्रह्मांड है, उस सौर मंडल सहित जो पूरा का पूरा हमारा ब्रह्मांड है, उसका निर्माण एक आकाशीय पिंड से हुआ है। किससे हुआ है? एक से। तो अद्वैतवादी क्या है? मोनोथिस्टिक हैं, एक से ही मानते हैं, एक तारे से ही इसको मानते हैं, तो इसको एक तारक परिकल्पना भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जो द्वैतवादी सिद्धांत वाले हैं उनका ये मानना है कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है, जिससे हमारा सौर मंडल भी बना हुआ है, वो दो तारों के मिलन से हुआ है, दो तारों के आपस में जुड़ने से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो इस आधार पर इसको अद्वैतवादी और द्वैतवादी सिद्धांत में बांटा गया है। ठीक है, इस तरह से हम इसको लेते हैं, तो इसको लिख लीजिए साथ साथ में ही। तो देखिए यहां पर हम बात करें, अब दूसरी हम ले लेते हैं आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत। तो देखिए आधुनिक सिद्धांत को दो वर्गों में बांट दिया है। लोगों के विचारों के आधार पर इसको दो वर्गों में बांट देते हैं। एक कहलाता है अद्वैतवादी सिद्धांत और दूसरा कहलाता है द्वैतवादी सिद्धांत। द्वैतवादी सिद्धांत, ड्यूलिस्टिक। ठीक है, अब आपसे सीधा ही पूछा जाएगा, ध्यान रखना यहां पर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। इसमें से प्री के हिसाब से आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अद्वैतवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है और कौन सा द्वैतवादी के अंदर। ठीक है, केवल आपको थ्योरी संकल्पनाएं ध्यान रखनी है और संकल्पना किसके द्वारा दी गई है। प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखिए, उन संकल्पनाओं के आगे उनको देने वाले के नाम है, प्रतिपादक के नाम है, वही आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो जो अद्वैतवादी सिद्धांत जो है वो ये कहता है कि ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है, इस सिद्धांत के अनुसार जो हमारा सौर तंत्र है जिसमें पृथ्वी आपकी आती है, कि उत्पत्ति कहां से हुई है? एक बड़े आकाशीय पिंड से हुई है। तो ध्यान रखना, इसको मैं यहीं पर लिख देता हूं। अद्वैतवादी सिद्धांत के अनुसार या इस सिद्धांत के अनुसार
इस सिद्धांत के अनुसार सौर तंत्र तथा पृथ्वी की उत्पत्ति, सौर तंत्र तथा पृथ्वी की उत्पत्ति एक ही आकाशीय पिंड से हुई है, या एक ही तारे से हुई है, एक ही आकाशीय पिंड से हुई है। ठीक है, ये मानना है। इन्होंने कहा कि एक ही तारे से हुई, इसलिए को एक तारक सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें 3 सिद्धांत आपके आते हैं। 3 सिद्धांतों की बात करेंगे। एक गैसीय संकल्पना आती है, एक निहारिका संकल्पना आती है, और एक आपकी बिग बैंग थ्योरी आती है, बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी ने भी आपने देखा होगा, जो सबसे ज़्यादा मान्य मानी जाती है, उसने भी देखा था कि विस्फोट के कारण हुआ है पूरा का पूरा रीजन। तो ये पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में भी बिग बैंग थ्योरी आपकी मान्य मानी जाती है। तो ध्यान रखना, इसमें 3 सिद्धांत आते हैं। पहला हम ध्यान रखें, पहला सिद्धांत कहलाता है जो इमैनुअल कांट के द्वारा दिया गया था, इसको बोलते हैं गैसीय परिकल्पना, गैसियस हाइपोथेसिस या गैसीय परिकल्पना। तो गैसियस परिकल्पना किसके द्वारा दी गई? इमैनुअल कांट के द्वारा दी गई, इमैनुअल कांट। तो इमैनुअल कांट जो है, इन्होंने ये संकल्पना दी। ध्यान रखना, पृथ्वी के जो निर्माण है, भूपृष्ठ के जो निर्माण है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भी इनका नाम आता है। जर्मनी के रहने वाले थे इमैनुअल कांट। तो इन्होंने ये कहा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है जब गैस से हुई है, गैस के गोले से हुई है, तो जो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो कैसा होना चाहिए? वो आपका ठोस नहीं होना चाहिए। तो वो हम पढ़ेंगे आगे। तो ये इमैनुअल कांट के द्वारा, जो जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मन, ठीक है। दूसरी सिद्धांत है, इन्होंने एक किताब लिखी थी, अगर कभी पूछा जाता है तो गैसियस हाइपोथेसिस पर एक इन्होंने किताब लिखी थी, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ हेवन, ओरिजिन ऑफ हेवन। तो ओरिजिन ऑफ हेवन, ध्यान रखना, इनकी किताब का नाम था। और इन्होंने अपनी किताब में पूरी तरह से ये बता दिया कि किस प्रकार से ब्रह्मांड का ओरिजिन हुआ है। ठीक है, किताब के द्वारा ये बताया गया। दूसरा है निहारिका सिद्धांत। तो निहारिका सिद्धांत आपका दिया गया दूसरा सिद्धांत है, इसको नेबुलर हाइपोथेसिस बोलते हैं, निहारिका सिद्धांत या निहारिका परिकल्पना। तो नेबुलर हाइपोथेसिस कहलाती है, और निहारिका परिकल्पना दी गई किसके द्वारा? लाप्लास के द्वारा दी गई, लाप्लास। तो लाप्लास के द्वारा दी गई कौन सी? निहारिका परिकल्पना। और तीसरी है जिसको हम बोलते हैं महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत। इसकी मैं पहले चर्चा भी कर चुका हूँ। बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो ये आप जानते ही हैं किसके द्वारा दी गई? जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा दी गई है, जॉर्ज लेमेंटर। तो ये ध्यान रखें, 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। ये तीनों के तीनों सिद्धांत जो हैं वो कैसे सिद्धांत हैं? अद्वैतवादी सिद्धांत हैं, या ध्यान रखना एक तारक सिद्धांत भी इनको कहा जाता है। इनका ये मानना था कि हमारे सौर मंडल का निर्माण किससे हुआ है? एक सिंगल तारे से हुआ है, एक तारे से पूरा सौर मंडल बना है, सौर मंडल का निर्माण हुआ है।
तो इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, एक तारक सिद्धांत बोलते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। सिद्धांत ही ध्यान रखने हैं, कभी भी इनको डिटेल में नहीं पूछा जाता है। केवल ये सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए हैं, निहारिका सिद्धांत किसने दिया है, गैसियस हाइपोथेसिस किसने दी है, इसको आपको माना पूछा जाता है। अब बात करें द्वैतवादी सिद्धांत। तो द्वैतवादी सिद्धांत ने यह कहा कि हमारे सौर मंडल का निर्माण, पृथ्वी सहित हमारे सौर मंडल का निर्माण जो हुआ है वो एक तारे से नहीं, दो या दो से अधिक तारों के संयोग से हुआ है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, द्वैतवादी सिद्धांत या द्वितारक सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो आगे हम ले लेते हैं दूसरा सिद्धांत जिसको बोलते हैं द्वैतवादी सिद्धांत। द्वैतवादी सिद्धांत, ठीक है। तो द्वैतवादी सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल सहित पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से नहीं बल्कि दो या दो से अधिक तारों के संयोग से हुई है। तारों के संयोग से हुई है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक तारों के संयोग से बनी है, ना कि एक से। इसलिए इसे ध्यान रखना, इसलिए इसे द्वैतवादी या द्वितारक सिद्धांत कहते हैं। द्वितारक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि केवल सिद्धांतों के नाम याद रखने हैं, डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। डिटेल में अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं मेंस के हिसाब से, तो एनसीईआरटी की किताब उठा लीजिए, उसमें बहुत अच्छे तरीके से इनकी कहानियां दे रखी हैं कि किस प्रकार से उसने गैस बताया, उसने निहारिका बताया, वो आपको पता चल जाएगा। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत हैं, तो इसके अंतर्गत ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं, सुमेलित करने के लिए भी आपसे कई बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले एक संकल्पना यहाँ पर दी गई, इसको बोलते हैं ग्रहाणु संकल्पना। और ग्रहाणु संकल्पना किसके द्वारा दी गई, चैम्बरलिन और मोल्टेन। ग्रहाणु मतलब ग्रह होते हैं, और ग्रहों के छोटे छोटे अंशों से मिलकर पूरा पृथ्वी बनी है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ग्रहाणु संकल्पना बोल देते हैं, चैम्बरलिन और मोल्टेन। तो ध्यान रखना, इसके अंतर्गत या इस वर्ग के अंतर्गत, द्वैतवादी इस वर्ग के अंतर्गत निम्नलिखित सिद्धांत आते हैं। निम्नलिखित सिद्धांत आते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से सिद्धांत आते हैं, तो पहले लिख लेते हैं हम एक ग्रहाणु परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना किसके द्वारा दी गई, चैम्बरलिन तथा मोल्टन। तो चैम्बरलिन और मोल्टन के द्वारा इस संकल्पना दी गई।
चैम्बरलिन तथा मोल्टेन के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं ग्रहाणु संकल्पना। जैसे ग्रहाणु ग्रह होते हैं उसके छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है, तो इसको हम बोल देते हैं ग्रहाणु परिकल्पना या संकल्पना। दूसरा है ज्वारीय संकल्पना। दूसरी कौन सी कहलाती है? इसको हम बोलते हैं ज्वारीय संकल्पना। ज्वारीय संकल्पना ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ज्वारीय संकल्पना की देखिए बात करें तो ये जो संकल्पना दी गई ये जीन्स और जेफरी के द्वारा दी गई, या जेफरी और जीन्स के द्वारा दी गई। जैसे भी याद रखें, जेफरी और जीन्स। तो जेफरी और जीन्स के द्वारा ज्वारीय संकल्पना की बात की जाती है। उसके बाद एक और संकल्पना, इसको बोलते हैं द्वितारक सिद्धांत। नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूं। तीसरी संकल्पना, इसको बोलते हैं द्वितारक सिद्धांत या द्वितारक संकल्पना। कल्पनाओं पर आधारित होती है, ध्यान रखना। ये दी गई रसेल के द्वारा। रसेल के द्वारा यह संकल्पना दी गई, जिसको बोलते हैं द्वितारक संकल्पना। विद्युत चुंबकीय संकल्पना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइपोथेसिस। विद्युत चुंबकीय संकल्पना। तो ये ऑफ वेन के द्वारा दी गई। ऑफ वेन के द्वारा संकल्पना दी गई, जिसको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय संकल्पना, जिसको कहा जाता है। उसके बाद जैसे मैंने बात की थी सुपरनोवा। सुपरनोवा क्या था? एक बड़े तारे में विस्फोट था, लेकिन यहां पर जो संकल्पना है उसको बोलते हैं नोवा स्टार। मतलब सुपरनोवा से छोटा क्या हो जाएगा? नोवा। तो नोवा स्टार संकल्पना दी गई। तो नेक्स्ट लिख लें आके, नोवा स्टार संकल्पना या नोवा तारा संकल्पना। तो नोवा तारा संकल्पना की बात करें तो ये दी गई आपके हॉयल और लिटिलटन के द्वारा। तो ध्यान रखना, हॉयल एवं लिटिलटन। हॉयल और लिटिलटन के द्वारा ये संकल्पना दी गई, जिसको नोवा तारा संकल्पना के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद अगली एक और संकल्पना लिख लें, जिसको बोलते हैं अंतर्ग्रही धूल बादल संकल्पना। अंतर्ग्रही धूल बादल संकल्पना। और ये दी गई किसके द्वारा? ऑटो श्मिड के द्वारा। ऑटो श्मिड। तो ये ध्यान रखें, ये 6 संकल्पना आपको ध्यान रखनी है। ये किससे संबंधित हैं? द्वैतवादी सिद्धांतों से। तो सीधा आपको ध्यान रखना, यही चीजें याद रखनी है, इन्हीं संकल्पनाओं को आपको ध्यान रखना है। तो आज समय कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाऊंगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। धन्यवाद सभी लोगों को जुड़ने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।